अखबार में इंटरव्यू छपते हैं, जिन लोगों के सिलेक्शन होते हैं, तो अखबार में जब इंटरव्यू छपते हैं तो दो प्रकार के इंटरव्यू आते हैं। एक किसी बंदे का इंटरव्यू आता है कि उसकी आरएस में 4th रैंक आ गई, और आप उसका इंटरव्यू देखते हो, उसके इंटरव्यू में आता है कि उसके 10th में 90% थे, 12th में 92% थे, ग्रेजुएशन में भी उसके 82% थे। ग्रेजुएशन उसने दिल्ली की किसी एक बड़ी कॉलेज से इंग्लिश मीडियम में किया था, फिर उसने कोचिंग की, उसके पापा भी आरएस है, उसकी मम्मी बैंक के अंदर मैनेजर लगे हुए हैं, कोचिंग की, आरएस का पेपर दिया और उसकी रैंक आ गई, 4थी रैंक आ गई। एक तो ये रिजल्ट आपके सामने। एक आप रिजल्ट और देखते हो कि कोई एक बंदा है सुदूर जैसलमेर बाड़मेर का या सुदूर डूंगरपुर बांसवाड़ा का कोई बंदा है, और उसकी रैंक तो आई है 632। कौन सी रैंक आई है? पर आप देखते हो कि 10th के बाद में उसकी पूरी पढ़ाई प्राइवेट हुई है, क्योंकि उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, इसलिए वो कोई पार्ट टाइम जॉब भी करता था, साथ में पढ़ाई करता था। 12th में भी बाद में उसके 58% है, ग्रेजुएशन में भी उसके 52% है। उसने कोई कोचिंग भी नहीं की, उसने सेल्फ स्टडी की थी, एग्जाम दिया और उसकी रैंक कौन सी आ गई? 632। हमें मोटिवेट कौन करता है दोनों में से? जबकि दूसरे की 4th रैंक है, पर वो हमें मोटिवेट नहीं कर पा रहा। उल्टा हमें लगता है तेरी फर्स्ट क्यों नहीं आई? तेरे के पास तो सारे रिसोर्सेज थे, मम्मी नौकरी में, पापा नौकरी में, रुपए ढंग के मिल रहे, ढंग की कोचिंग की, ढंग की स्कूल से पढ़ा, ढंग के परसेंटेज थे, तू फर्स्ट लाइन आ रहा, तेरे थप्पड़ पड़ना चाहिए कि तेरी 3 रैंक नीचे है, 4th आई तेरी। दूसरे वाले को देख के अपने लगता है जब इसकी 632 आ सकती है तो मेरी 132 आ सकती है। मोटिवेट करता है। इसलिए जो कम संसाधनों से लड़ता है उससे हमेशा मोटिवेशन मिलता है। प्रताप ये मोटिवेशन देता है, हल्दी घाटी का युद्ध ये मोटिवेशन देता है, जनता में आशा नजर आती है। मेवाड़ की जनता को लगा कि हमारा राजा अपने कम संसाधनों के बावजूद मुगलों से झुका नहीं है, इसका मतलब हमें किसका साथ देना चाहिए? हमारे। और एक जब आप कम संसाधनों के बावजूद लड़ते हो तो इससे मोरल वैल्यूज बढ़ती है। मैं कहता हूं कि ये जो सिलेक्शन मैंने सेकंड वाला एग्जांपल बताया कि एक बंदा 10th के बाद प्राइवेट पढ़ा, पिताजी नहीं जॉब करता है, 632 रैंक आई। 1000 लोगों के वैकेंसी में ऐसे सिलेक्शन 1-2 ही होते हैं। 1000 लोगों में से 1-2 लोग होते हैं जिनके इस प्रकार के सिलेक्शन होते हैं। बाकी लोग सब अच्छे होते हैं, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होते हैं, कोचिंग भी किए होते हैं, वो सारे सिलेक्शन होते हैं। पर वो 1-2 लोग जो है ना, वो इस सिस्टम को बचा के रखे हुए हैं। मैं कहता हूं जिस दिन 1-2 लोग भी ऐसे आने बंद हो गए, सारे के सारे दूसरे प्रकार के लोग आने लग गए, उस दिन अपने को लगेगा कि यार अपना तो हो ही नहीं सकता। फिर कोई आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि देख ऐसे तो जरा सिलेक्शन होगा नहीं, पेपर का बांट देता हूं मैं तेरे को, इतने लाख रुपए दे दे, पेपर दे देता हूं। आप कहोगे नहीं मैं ऐसे ही सिलेक्शन करवा लूंगा, बता ले किसी का हुआ है तो ऐसे ऐसा सब उनके ही हो रहे हैं, तेरी कैसे पार पड़ेगी? तो आप कहते हो साहब ये कर लेते हैं। तो ये नैतिक मूल्य थोड़ी है, अनैतिकता अपने आप नैतिक मूल्यों का ह्रास है। पर अब यदि कोई आपको आके कहता है कि देख बिना पेपर के तो सिलेक्शन होगा ना, आप कहोगे ना ना, उसका जब 632वीं आ गई थी वो तो बिना पेपर ही लाया होगा, तो मैं भी ला सकता हूं। इसलिए ऐसे लोग इस सिस्टम में नैतिकता को बना के रखते हैं। प्रताप जब लड़ता है बिना संसाधनों के लड़ता है या कम संसाधनों के लड़ता है, तो जनता को लगता है कि ना हमारा राजा कौन है? प्रताप। हम दुख पालेंगे, कठिनाइयां सहन कर लेंगे, लेकिन अपना राजा किसको मानेंगे? प्रताप को। इसलिए प्रताप ने जनता को कहा कि तुम पहाड़ों में आ जाओ, और पूरी की पूरी जनता कहां चली गई? मेवाड़ की राजधानी हुआ करती उदयपुर। राजधानी कौन सी थी? उदय सिंह के टाइम में उदयपुर शिफ्ट होने लगे थे, उदयपुर राजधानी है। पर प्रताप ने जनता का उदयपुर खाली करो, उदयपुर खाली करके आ जाओ कुंभलगढ़, तो जनता कहां आ गई? कुंभलगढ़। प्रताप ने कहा कुंभलगढ़ में थोड़ा दौरे ज्यादा होने लगे, अपने चलते हैं आवरगढ़, तो जनता कहां चली गई? प्रताप ने कहा आवरगढ़ में ज्यादा हो रहा, अपने चलते हैं गोगुंदा, तो जनता कहां चली गई? प्रताप ने कहा गोगुंदा छोड़ो, अपने चलते हैं चावंड, तो जनता कहां चली गई? लोगों से कोई पूछते राजधानी कहां है आपकी? उदयपुर कहां है? कि जहां प्रताप कहे उदयपुर कटे जट राणो जी कब है। आज दिन तक कहावत है कि उदयपुर कटे जट राणो जी कब है। जहां राणा जी कह देंगे वहां हम क्या मान लेंगे? ये इसलिए है क्योंकि जनता को लगता है नहीं यार ये हमारे लिए कर सकता है, ये हल्दी घाटी में हमारे लिए लड़ा है, हम इसका साथ देंगे। आपको यूं अलग नहीं लगता थोड़ा सा कि उस समय कोई लोहार थे जो लोहे का काम करते, और उन्होंने प्रताप के लिए सौगन खाई। प्रताप ने कहा कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवाएंगे, एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे, हम अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, अच्छे बिस्तरों के अंदर सोएंगे नहीं, हम लगातार चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन मेवाड़ को वापस आजाद करवाएंगे, मुगलों को मेवाड़ में टिकने नहीं देंगे। और उसके साथ में काम करने वाले लोहे के हथियार बनाने वाले लोहार है, और उन्होंने कहा हम भी ऐसा ही करेंगे जब तक हमारे राणा जी ऐसा करेंगे। वो लोहार आज दिन तक घूम रहे हैं यार, अभी भी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, हम उनको गाड़ियां लोहार कहते हैं। 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ तो नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, और नेहरू जी ने चित्तौड़गढ़ आके लोहारों की एक मीटिंग बुलाई, सम्मेलन किया, और नेहरू जी ने लोहारों को कहा कि अब मेवाड़ आजाद है, भारत भी आजाद है, अब तुम एक जगह रहो। लोहारों ने कहा ना, राणा जी को सौगंध दी, वे एक जगह नहीं रहेंगे। आज दिन तक घूम रहे हैं यार। ऐसा कुछ तो है ना उस युद्ध के अंदर अलग कि उसका घोड़ा भी फेमस है। औरों के घोड़े नहीं थे क्या? और पैदल घूम रहे थे क्या? कुंभा के घोड़े का नाम बताओ देखे।
सांगा का घोड़ा बता दो, उनके पास घोड़े तो रहे होंगे, पर उसके बाद चेतक कितना फेमस हुआ कि पुलिस विभाग वाले अपनी गाड़ी का नाम रखते हैं। भारत में स्कूटर की कंपनी स्कूटर बनाए और अपना नाम क्या रखे? अच्छा, औरों के पास पैसे देने के लिए आए नहीं थे क्या? कुंभा सांगा को भी किसी ने सहायता की होगी, पर उसके बावजूद आप भामाशाह को जानते हो। आज दिन तक वो दान दे रहा है, उसको तुम कह रहे हो भामाशाह। मैं कहता हूं भामाशाह से पहले, जब तक भामाशाह नहीं हुए, जब तक प्रताप नहीं हुए, इससे पहले दान देने वालों की तुलना दो लोगों से, कर्ण और भोज। किससे है? दान दे तो वैसे दे जैसे कर्ण ने दिया था, दान दे तो वैसे दे जैसे राजा भोज दिया करता था। आज हम कहते दान दे तो वैसे दे जैसे भामाशाह करता है। तो हम सबसे अधिक याद क्या किया जा रहा है? भामाशाह। तो प्रताप के साथ में जितनी चीजें जुड़ी हुई वो सारी फेमस होगी, क्योंकि दिखता है कि अब जब कम संसाधनों के बावजूद लड़ते हो, जनता में मोटिवेशन देते हो। अरे यार, जब राजा ये कर सकता है तो हम भी उसके साथ में खड़े रहेंगे, तो हमारे राजा का मनोबल बढ़ेगा, राजा का मनोबल बढ़ेगा, राजा आजाद करवा लेगा। हल्दीघाटी युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप जब कम संसाधनों के बावजूद लड़ते हो, इसे जनता में क्या क्या जगाते हो। फिर एक तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी कोई लड़ाइयां, मेरे कोई पूछे कि यार खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मैं कहूंगा बाबर की सेना और संगा की सेना के बीच। मेरे से आप पूछो सारंगपुर की लड़ाई किसके बीच में हुई, मैं कहूंगा कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना के बीच। अब मेवाड़ के जो अकबर के साथ में लड़ाइयां हैं, वो अकबर की सेना और प्रताप की सेना के बीच नहीं है, वो अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता के बीच में, जन जन के अंदर भर गया था। आपको यूं सोच के अलग फील नहीं होता कि भील इस युद्ध में क्या कर रहे हैं? भीलों की एक पूरी सेना है। मैं तो जब ये पढ़ता हूं ना, तो मुझे केवल एक फैक्ट नहीं लगता है कि राणा पुंजा के नेतृत्व में भील आ गए थे। मुझे लगता है यार, महाराणा प्रताप कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, वो कितने बड़े समाज सुधारक थे। वो मध्यकालीन समाज जिसमें छुआछूत अपने चरम पर थी, अनटचेबिलिटी आज दिन तक गांव से नहीं मिट पाई है। आज दिन तक छुआछूत अनटचेबिलिटी है। आज के 500 साल पहले एक राजा उन भीलों को कहता कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, और भील उसके लिए जान देंगे। तो राजा कितना बड़ा रहा होगा कि उसने जनता को शामिल कर लिया था, जनता को, एक एक जनता को यह कहने में कामयाब कर लिया था कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये हमारे मेवाड़ देश की लड़ाई है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना चलते युद्ध के बीच में प्रताप ने कहा होगा कि भील थोड़ा उधर लड़ेंगे, हम इधर लड़ेंगे, टच मत हो जाना रहे। ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि भीलों के मटके अलग रहेंगे, पानी के, हमारे मटके अलग रहेंगे, साथ लड़े होंगे। अपनी जनता में इस भाव को जगा देना कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, जन जन की लड़ाई। वरना पहले केवल सैनिक लड़ते थे, लड़ते, अब भी क्या पता सैनिक है, लेकिन अब भी बाकी सब लोग, हथियार बनाने वाला कह रहा है हथियार हम लाएंगे, अनाज वाला कह रहा है अनाज हम लाएंगे, घोड़े वाले कह रहे हैं सब घोड़े हम देंगे, भील कह रहे हैं साहब तीर कमान चाहिए और सहायता चाहिए। ये भीलों, ये मुगलों का जो भी रसद आता लूटने की जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत करो। बदायूं नहीं कहता है, हम भीलों के गांव से गुजरते थे, हालत खराब हो जाती थी, पता नहीं कहां से कौन सा तीर आके लग जाएगा, राम राम करके निकले थे गांव से हम। ये राजा की विशेषता है कि राजा अपनी जन जन के अंदर राष्ट्रवाद भर के चला गया। मैं आज भी कहता हूं कि हम तमाम लोग जो राजस्थान के लोग हैं, हम 47 से पहले अलग अलग देशों के लोग थे। 47 से पहले हम भारत के अंदर नहीं थे, 47 से पहले राजस्थान नाम की कोई जगह नहीं थी। 47 से पहले मेरा देश बीकानेर था, आपका किसी का देश भरतपुर रहा होगा, आपका किसी का देश टोंक है, आपका किसी का देश बांसवाड़ा, आपका किसी का देश जैसलमेर है, किसी का देश उदयपुर है, किसी का देश जयपुर। हमारे देश अलग अलग थे, उनके सिक्के अलग अलग थे, उनका झंडा अलग अलग था, उनकी सेनाएं अलग अलग थी, उनका सिस्टम पूरा अलग अलग था। 47 के बाद हमें यूनियन बनाई गई हमारी, और उसका एक राजस्थान बना दिया गया। उसके बावजूद हमारे में से किसी के मन में नहीं आता कि मैं बीकानेर का वासी हूं, मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूं, मैं भरतपुर का रहने वाला हूं। मेवाड़ियों की अब तक आती है कि हम मेवाड़ी हैं। ये राष्ट्रवाद प्रताप का भरा हुआ उन दिनों का, मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी एक मेवाड़ के कवि की कविता सुन रहा था कोई, तो उसमें कवि कह रहे थे कि चित्तौड़ के पास एक नदी निकलती है बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। बेड़च जाके मिल जाती है बनास में। किसे मिल जाती है? बनास जाके मिल जाती है चंबल में, और चंबल जाके मिलती है यमुना में। बेड़च किस में मिलती है? बनास। बनास किस में मिलती है? चंबल। चंबल किस में मिलती है? तो एक दिन बेड़च का एक तिनका, तिनका समझते हो? तिनका, घास का तिनका, कचरा को तिनका, एक तिनका पानी में तैरता तैरता यमुना में जाके मिला, तो यमुना के तिनके से बातचीत करता है। उधर से यमुना में कोई तिनका है, तो यमुना के तिनके से बातचीत करता है, तो यमुना का तिनका उस बेड़च वाले तिनके कहता है कि तेरे में तो एटीट्यूड किस बात का है, इतना घमंड कैसे है, तू अलग अलग क्यों रहता है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं यमुना का तिनका हूं। यमुना उस जगह से आती है जहां कभी भगवान कृष्ण खेले हैं, तो मेरी धरती तो वो है, मैंने उस धरती का, मैं उस धरती में उगा हूं जहां पे भगवान कृष्ण खेले हैं, मैंने वो पानी पिया है जो भगवान कृष्ण ने पिया है, तो मेरा एटीट्यूड तो जचता है कि मैं कहूं साहब भगवान की धरती का आदमी हूं, तू क्यों टेढ़ा टेढ़ा घूमता है? वो वापस उसको कहता है कि मैं मेवाड़ से आया हूं, और मेरी धरती ने पानी नहीं पिया है, खून पिया है, खून।
इसलिए मैं उस खून वाली धरती का, मेरे में एटीट्यूड नहीं आएगा तो किसमें आएगा। मतलब एक कवि ने तिनके में भी राष्ट्रवाद दिखाया है कि मैं मेवाड़ का हूं इसलिए मेरे में अलग प्रकार की बातें, तेरे में अलग प्रकार की बात नहीं आ पाएगी। आप राजस्थान के पुराने दोहे सुनेंगे तो राजस्थान के दोहे वैसे मिलेंगे कि सुअर, सुअर होता है सुअर जानवर, जंगली सुअर। जंगली सुअर को अपने राजस्थानी कहानियों में बहुत ताकतवर जानवर बताया गया कि जंगली सुअर बड़ा ताकतवर होता है। अपनी कहानियों में वैसे वर्णन मिलेंगे कि जंगली सुअर को पहले जब भालों से मारते, जंगली सुअर को भालों से मारने के लिए जाते, जब तक बंदूकें नहीं आई थी तो भालों से मारने जाते, तो सुअर इतना खतरनाक होता कि भाले से मारने के लिए पास जाना पड़ेगा, तो वो वापस आप पे हमला करके आपको मार दे। तो अकेला आदमी यदि सुअर मारने के लिए जाए तो जिंदा नहीं है, इतना ताकतवर होता है कि उसके आगे वो दांत निकला होता है, उस दांत को उसके घोड़े के पेट के नीचे लगा के उल्टा फेंक दे, इतनी ताकत होती है। तो एक बार कोई एक मेवाड़ का राजकुमार है, वो राजकुमार अपने कुछ साथियों को लेकर निकलता है और डेली सुअरों का शिकार करता है। फाइनली उसने मेवाड़ के पहाड़ों के सारे सुअर मार दिए, एक जोड़ा बचा हुआ है, सुअर और उसकी मादा जो है, सुअर की मादा को अपने यहां बोलते भूंडन, अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो एक वो सुअर और उसकी भूंडन, दो बैठे हुए, नर मादा दो जोड़ा एक बैठा हुआ है, बाकी सब मर गए। वो अपनी गुफा के अंदर बैठे। एक दिन गुफा के बाद टप 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 घोड़े की टापों की आवाज आती है, भाले एकदम टक टक यूं पहाड़ों पे लग रहे हैं, और उस भूंडन ने अपने सुअर को कहा कि मार आ गया, वो सारे मर गए, हम लास्ट बचे में, आज मरेगा। मैं तेरे को एक काम बताती हूँ, ये पीछे से एक रास्ता निकलता है, इस रास्ते से बाहर भाग जाते हैं, ये मेवाड़ में रहते नहीं है, आगे मालवा की तरफ भाग जाते हैं ताकि जान बच जाएगी। वो सुअर उस वाइफ को, अपनी मादा को अपनी कहता है कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। मगरा मतलब होता है पहाड़, मगरा मतलब मगरो छोड़ू हूं नहीं, मैं मगरा छोड़ के नहीं जाऊंगा, भूंडन मत बिलमाए, भूंडन मेरे को राजी करने की कोशिश मत कर, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कर, मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए, सेला टकरा झेल स्यू, सेल मतलब भाला, सेल मतलब सेला टकरा झेल स्यू, भालों की टकरें झेल लूंगा, भाजा वंश ल जाए। भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा कि मेवाड़ का सुअर भाग कैसे गया था। पशु में भी राष्ट्रवाद दिखाया हुआ है। तो हल्दी घाटी के युद्ध ने मेवाड़ की जनता में, जनजातियों में कौन सी भावनाएं भर दी थी? उन्हें कूट कूट के भर दिया था कि हमारा देश मेवाड़ और हमारे देश पे किसी राक्षस की औकात नहीं कि इधर आंख उठा के देख ले। इसलिए अकबर जैसा इतना शक्तिशाली बादशाह जो पूरे भारत को झुका गया, मेवाड़ को कुछ नहीं कर पाया। तो कुछ तो रहा होगा कि जनता खड़ी हो गई होगी। जनता जब खड़ी होती है तो उसने कहा नहीं कर पाओगे। ठीक वैसा अमेरिका आया था वियतनाम में। अमेरिका कहां आया था? छोटा सा देश है वियतनाम, आप नक्शे में देखोगे ढूंढने नहीं मिले, अमेरिका की पार नहीं पड़ी। मैं कल कोई वेब सीरीज देख रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति है जॉनसन, तो जॉनसन उसके अंदर कह रहा है अपने अधिकारियों को कि और वियतनाम में क्या करोगे तुम? तो वो कहते हैं कि हम वियतनाम में 1 लाख सैनिक और उतार देते हैं। तो वियतनाम का उस समय जो नेता था उसका नाम था हो ची मिन। तो हो ची मिन वापस 1 लाख उतार देगा तो वापस हो ची मिन, जनसंख्या ही नहीं है, इतने सैनिक कहां से उतारेगा? मतलब जन जन लड़ेगा, सारे के सारे लड़ेंगे भाई साहब, कैसे लड़ोगे तुम उनके साथ? तो ये मेवाड़ का संघर्ष था। तो लिखो, देखो किसी चीज का महत्व इस बात पर डिपेंड करता है कि वो घटना हो गई उसके बाद में कितनी याद रखी जाती है। मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे के कभी ये दिमाग में आता होगा कि यार मैं तराइन देख के आता हूं। क्या देख के आता हूं? तराइन हरियाणा में एक जगह है जहां पर हमारे 2 बड़े युद्ध हुए, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिन्होंने भारत का भाग्य बदल दिया था। मुसलमान भारत में तराइन को जीतने के बाद ही पहुंच पाए थे, उससे पहले भारत के अंदर पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे के दिमाग में आता हो कि यार मैं पानीपत देख लूं एक बार। जबकि पानीपत वह जगह है जहां पर बाबर भारत में एंटर करता है इब्राहिम लोदी को मार के। पानीपत वो जगह है जहां पर मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। बड़े बड़े युद्ध हुए, पर कोई पानीपत तराइन देखने के लिए नहीं जाता। या किसी के ये भी दिमाग में नहीं आता कि यार मैं खानवा देख के आता हूं। ये अलग बात है, यदि आप ट्रेन बस से जा रहे हैं, रास्ते में खानवा आ गया, और यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में कई बात आती है। अच्छा खानवा, 17 मार्च 1527 बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया था, तमगा हटा दिया था, गाजी की उपाधि धारण कर ली, सांगा ने राजाओं को बुलाया था, पाती परवन किया था, खूब सारी बातें आपके दिमाग में आएगी, पर चल के नहीं जाते आप। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी होके जाता है? इसका मतलब उस 18 जून 1576 के उस गर्मी के 3 घंटों में कुछ तो अलग हुआ है कि लोग हल्दी घाटी की मिट्टी तक घर पे ले जाते हैं। 1915 की बात है। कब की बात है? उड़ीसा में एक जगह पड़ती है बालासोर। कौन सी जगह? वहां पर अपने 5 क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। जतीन दास मुखर्जी, मनोरंजन, नरेन, ज्योतिष, चितप्रिय, 5 अपने क्रांतिकारी है। अंग्रेजों से मैन टू मैन फायरिंग में, आमने सामने की फायरिंग में लड़ते हुए मारे जाते हैं। बंगाल के कवि है, उन कवि का नाम है नजरुल इस्लाम। क्या नाम है?
नजरुल इस्लाम अगले दिन लिखते हैं कि वह जगह जहां पर जतिन दास मुखर्जी, मनोरंजन, चित्तप्रिय, नरेन और ज्योतिष अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, भारत की नई हल्दी घाटी है। भारत की या उड़ीसा में कोई बंदा मरता है, जगह का नाम हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी के 300 साल बाद मरता है, 400 साल बाद मरता है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना कहां से की जा रही है? उड़ीसा भारत में आता है और हल्दी घाटी भारत का हिस्सा ही नहीं है। हल्दी घाटी मेवाड़ नाम के देश में, वो देश अलग है, वहां पर अंग्रेजों का राज है, यहां पर अलग था। उसके बावजूद बंगाल के कवि को क्या याद आता है? हाँ, विश्वास नहीं करेंगे, मेवाड़ पे सबसे अधिक किताबें बंगाली भाषा में है। सबसे अधिक किताबें किसमें है? रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना? उनका पूरा परिवार मेवाड़ पर किताबें लिख के गया है। रविंद्रनाथ टैगोर खुद, उनके एक भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक बहन स्वर्ण कुमारी, उनके एक और भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, सब ने मेवाड़ पे किताबें लिखी। ऐसे ऐसे कैरेक्टर पे किताबें लिखी है जिसपे हमें तो 4 ही लाइनें पता है। चुंडा पे पूरी किताब है। हम क्यों लेता जानते हैं चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, बाप के चक्कर में ब्याह नहीं किया था। यही पढ़ा हमने कि हंसाबाई की शादी लाखा से करवा दो, मैं नहीं करूंगा शादी, और मैं शादी करूंगा तो मेरे बेटे राजा नहीं बनेंगे, राजा जो है वो हंसाबाई का बेटा बन जाएगा। यही तो कहा उसने, उस पर पूरी किताब है। गोहिल के बारे में हमारे पास लाइनें 2 है कि गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना 566 में, उस पर पूरी बुक है उनकी। बप्पा रावल पे पूरी बुक लिख रखी है उन्होंने। अवनिंद्रनाथ टैगोर की एक पूरी बुक है राज काहिनी। उस राज काहिनी में ऐसे ऐसे कैरेक्टर लिख रखे हैं जिनके बारे में हमने तो पढ़ा ही नहीं है। शिलादित्य, हमारे पास एक जानकारी है कि शिलादित्य की जानकारी सामूल्य अभिलेख से मिलती है, बंगालियों ने बुक लिखी है उसपे। अरविंद घोष का नाम तो सुना है? भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। अरविंद घोष कहते हैं कि मैंने क्रांति की प्रेरणा लेने के लिए चित्तौड़ का दौरा किया। ये बंगाल वाले सारे हल्दी घाटी आके गए कि यहां आके फील आएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना कैसे है। बंगाल को लड़ना है, इसलिए अपने अजमेर के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा, नाम सुना कभी? गोपाल सिंह खरवा को यहां से कलकत्ता लेके गए कि भाषण दो ताकि हम मोटिवेट हों। हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? कि बंगाल से। कहां से हुई? उस समय कहा करते थे कि बंगाल इतना इंटेलिजेंट है कि बंगाल जो आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। बंगाल जो आज सोचता है वो बाकी भारत, और बंगाल सोच किसको देख देख के रहा है? हल्दी घाटी को, मेवाड़ को, राणा प्रताप को। महाराष्ट्र के सबसे बड़े जो योद्धा हुए वो शिवाजी। महाराष्ट्र वाले शिवाजी पर बड़ा यूं प्राउड फील करते हैं, उसके बावजूद उनका नारा है जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। महाराष्ट्र में राणा प्रताप क्या मांग रहे हैं? शिवाजी के बाद में राणा प्रताप को क्यों याद किया जाए? आप तो नहीं लगाते नारा कभी जय सांगा की, जय शिवाजी की? हम तो नहीं लगा रहे इस प्रकार का नारा। भारत का, उत्तर भारत का तो कम से कम ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे प्रताप के नाम से कुछ नहीं है। प्रताप यूनिवर्सिटी, प्रताप चौक, प्रताप सर्किल। मैं कहता हूं उल्टा राजस्थान में नहीं है। जयपुर में आपको प्रताप नगर के अलावा प्रताप पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जयपुर के राजा ने कहा यहां मेरे नाम से करो भाई, यहां प्रताप क्या मांग रहे हैं? आप यूपी जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, एमपी जाइए, दिल्ली जाइए, सब जगह महाराणा प्रताप है। सब लोगों को आज भी महाराणा प्रताप उतने ही मोटिवेट कर रहे हैं, हल्दी घाटी उतना ही मोटिवेट कर रहा है। ये हल्दी घाटी का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आज भी यदि किसी के मन में कण भर भी राष्ट्रवाद बचा हुआ है तो वो कहां से मोटिवेट हो जाएगा?